डियर स्टूडेंट्स, ये बी एम कॉम ABST प्रीवियस की क्लास चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक चल रहा है। 5-6 वीडियो मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ। पिछले वीडियो में, शुरू के वीडियो में मैंने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था, फिर मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताए थे, और कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो स्कीम है उसको हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, ये आपको मैंने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था। यानी यदि कोई कंपनी चाहे तो किसी एक्सपर्ट से, फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इस तरह की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम फ्रेम करवा सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ बताया था, कुछ उसके एजम्पशंस हैं, 3 एजम्पशंस मैंने बताए थे उसमें, तो उन एजम्पशंस को ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा ये जो उसमें मैंने 5 पॉइंट बताए थे। एक तो एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस, यानी अब तक कंपनी को कितने लॉसेस हो चुके हैं उनका एस्टिमेशन करना। दूसरा मैंने बताया था आपको कि उन लॉसेस को किस किस से राइट ऑफ करवाना है, सोर्सेज क्या होंगे। सेकंड पर एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस और राइटिंग ऑफ लॉसेस, ये बात बताई थी। फिर हमने इसमें बताया था कि भाई किस तरह से हम कंपनसेशन टू द पार्टीज़ भी का पॉइंट बताया था मैंने, कि पार्टीज़ को किस तरह से कंपनसेट करना। पार्टीज़ का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनसे हम फॉरगो करवाते हैं, तो उनको किस तरह से हम सेटिस्फाई करेंगे, तो ये भी एक पॉइंट बताया था। फिर उसके बाद में हम सोर्सेज ऑफ फंड की बात की थी कि एडिशनल फंड्स की यदि ज़रूरत हो कि हम कहाँ से मैनेज करेंगे, इसके बारे में भी आपको सजेशन देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में एक कोई आपकी सारे एस्टिमेशन की बेसिस पर फ्यूचर का प्रॉफिट प्लानिंग की भी आपको स्कीम में बताना पड़ता है कि ये प्रॉफिट होगा तो उससे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे और उससे किस तरह के बेनिफिट्स होंगे। ये सारी मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। एक जैन खंडेलवाल पारी की रमेश बुक डिपो की बुक है, उसमें से एक इलस्ट्रेशन मैंने 24 को लिया है। मैंने इसको अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में PDF के रूप में भी शेयर कर दूंगा आपको क्वेश्चन को, है ना। और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, क्योंकि हो सकता है ये दिखने में प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा हो, वैसे आप झूम करके देखेंगे तो सब कुछ इसमें क्लियर दिखेगा, है ना। फिर भी मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, स्कीम को किस तरह से फ्रेम करना है तुमको ये बताता हूँ। देखिए, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और इसमें ये दे रखी है शेयर होल्डर्स फंड में 2 ही फंड है अपने पास। एक तो है 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आप जानते होंगे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या डिफरेंस है, आगे पॉइंट आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रुपये 2 लाख रुपए के हैं। फिर है 30,000 इक्विटी शेयर्स रुपये 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू है कंपनी में। और इसके अलावा बैलेंस शीट में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, केवल 2 ही सोर्स हैं अपने पास। और ये रिजर्व सरप्लस के रूप में P&L का डेबिट बैलेंस है जो लॉस शो कर रहा है 1,36,000 का। इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल 3,64,000 है। अब असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में देखिए कंपनी के पास फिक्स्ड असेट्स है, जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट है वो 3,04,000 की है, और इंटेंजिबल एसेट गुडविल के रूप में 60,000। इस तरह से दोनों साइड 3,64,000। कंपनी के पास यहाँ प्रेजेंट में कोई करंट असेट्स नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरा मैंने बैलेंस शीट की स्थिति बता दी है, कंपनी की बैलेंस शीट की क्या स्थिति है। अब ये कहते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी है, वो कह रहे हैं द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 3 ईयर्स। यानी ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इनमें हमने 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है ना। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसका मतलब एरियर ऑफ डिविडेंड अपनी बैलेंस शीट में कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में होगा। 3 साल से नहीं दिए तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6% प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड 6% देना है, तो इसका 1 साल का होता है 12,000, तो 3 ईयर का 36,000 आउटस्टैंडिंग है। उसको हम टेंजिबल, क्योंकि बैलेंस शीट में शो नहीं है, क्योंकि एरियर ऑफ डिविडेंड इज नॉट ए सर्टेन लायबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सो इट इज कंसिडर्ड एज कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में 36,000 अपने पास है। फिर ये कह रहे हैं कि द नेट टेंजिबल एसेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी वर्थ रुपीज 2,72,000। यहाँ जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है अपने 3,04,000 की है, उसके अगेंस्ट में 2,72,000 की ही वैल्यू है, बाकी को राइट ऑफ करना है। यानी 28,000 प्लस 4 यानी 32,000 का लॉस है इनके फिक्स्ड एसेट में। ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट
द एनुअल प्रॉफिट विल बी 30,000। यानी कंपनी कह रही है कि यदि आप जो भी स्कीम बनाएं उस हिसाब से बनाएं कि जिसमें 30,000 का प्रॉफिट एस्टिमेशन हो, है? और उसके बाद में उसको ड्राफ्ट ए रिपोर्ट सजेस्टिंग द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टू बी सबमिटेड टू द डायरेक्टर्स, आल्सो ड्राफ्ट द बैलेंस शीट इफ स्कीम इज कैरिड आउट। यानी 30,000 का प्रॉफिट मानते हुए और आपको इस फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स बताने हैं, और फिर उसके बाद में यदि ये स्कीम अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद में आपको जो बैलेंस शीट भी फ्रेम करनी है कि नई बैलेंस शीट क्या होगी। तो ये सब पूरा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है कि इसमें एक तरह से कंपनी से आपके पास एक लेटर आएगा, है ना, तो उस लेटर के रेफरेंस में ही हमको उनको स्कीम को सजेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर लिख दीजिए, जयपुर है जयपुर दीजिए, कोटा है तो कोटा लिख दीजिए, डेट एग्जामिनेशन की डेट लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आप लिखिए डियर सर। अब आपके पास कोई लेटर आया होगा उससे कंपनी से, तो इन रेफरेंस टू योर लेटर जो भी नंबर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और डैश कर दीजिएगा। डेट में भी डैश कर दीजिएगा। यदि डेट आपको लेटर इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, डेट वगैरह कुछ नहीं दे रखी है, तो उसको डैश कर देंगे। फिर ये सारा लिख देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, इन रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डेटेड वी हैव प्रिपेयर्ड स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फॉर योर कंपनी विच इज एज फॉलोज। आप इस तरह से लिखेंगे। आप हिंदी में लिखना चाहेंगे हिंदी में लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ डालूंगा तो आप उसको हिसाब से थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिर आप कहेंगे कि भाई द स्कीम इज एज फॉलोज। फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज। मैंने 5 पॉइंट बताते, पांचों पॉइंट को अपन यहाँ कंसिडर करना है। कल थ्योरेटिकल जो 5 पॉइंट बताए थे उन्हीं की बेसिस पर इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज, मैंने सबसे पहले लॉस कहाँ से लेंगे, ये P&L के डेबिट बैलेंस से। तो 1,30,000 मैंने यहाँ लिख दिया है कि डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट 1,36,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये जो फिर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है 3,04,000 की, आज की डेट में रिवैल्यूड वैल्यू 2,72,000 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हो गया 32,000 को मैंने यहाँ लिख दिया है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, TFA टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 32,000। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक गुडविल दे रखी है 60,000 की। कंपनी की स्थिति इतनी खराब है कि 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, यानी जब प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो गुडविल है इसकी भी वैल्यू हम आज की डेट में नील ही मान के चलेंगे। और मैंने इसमें लिख दिया कि गुडविल assumed दैट वैल्यू इज नील, यानी गुडविल की वैल्यू नील मानते हुए हमें 60,000 को भी राइट ऑफ करना है। तो इस तरह से टोटल एक्यूमुलेटेड लॉसेज होगा 2,28,000। अब ये अपना फर्स्ट पॉइंट होगा एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज। अब इन लॉसेज को हमको किससे राइट ऑफ कराना है, क्या सोर्सेज को अपन को डिसाइड करना है। देखिए यहाँ अपने पास 2 ही पार्टी है, इसको सोर्स कर दीजिए या पार्टी कर दीजिए, एक बात है। एक तो एक प्रेफरेंस शेयर्स है और एक इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से यदि पैसा हम फॉरगो करवाते हैं, सरेंडर करवाते हैं, है ना, उससे छुड़वाते हैं पैसे, तो उसके पीछे अपन को एक लॉजिक देना पड़ेगा कि भाई क्यों उनसे छुड़वा रहे हैं। हम ये देखेंगे यदि कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स की तुलना में प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पैसे पहले लेने का राइट होता है। तो हम यदि ये देखें कि यदि कंपनी डिसॉल्व होती है, लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी बंद होती है, वाइंड